रोज़मर्रा की ओपीडी की रूटीन में या अस्पताल के अंदर जब हम होते हैं तो बहुत सारे मरीज़ हमारे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं और वो उसमें हमें कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं, हमारा गुर्दा जो है वो सिकुड़ चुका है, तो हमें इसके इलाज के बारे में बताएं। तो उसमें चीज़ें कुछ ऐसी डिस्कस करने वाली हैं कि गुर्दा सिकुड़ता क्यों है, उसकी वजह क्या बनी है। तो उसमें बहुत सारे इसके अवामिल हो सकते हैं। गुर्दा सिकुड़ना अमूमन एट्रोफिक किडनी को या श्रंकन किडनी को कहते हैं, जिसमें गुर्दे का साइज़ कम हो चुका होता है या उसका फंक्शन बिल्कुल जो है डेड हो चुका होता है, यानी कि वो नॉन फंक्शनल किडनी बन चुका होता है। अब गुर्दे का जो नॉर्मल साइज़ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है अमूमन, मगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर अगर ये साइज़ 5 सेंटीमीटर या उससे कम हो चुका है तो उसके लिए हम यही इस्तेलाह यूज़ करते हैं कि गुर्दा जो है वो सिकुड़ चुका है। इसकी वजूहत क्या हैं, इनके बारे में डिटेल हम डिस्कशन करते हैं। सबसे जो कॉमन वजह आजकल पाई जाती है उसमें हम जो मरीज़ शुगर का और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, उनके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों की दायमी बीमारी यानी कि सीकेडी की तरफ यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ का शिकार हो चुके होते हैं। तो इस शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल ना होने की वजह से गुर्दों का जो है फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर जो खून की सप्लाई है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। इस डैमेज की वजह से गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन खो देते हैं और सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये गुर्दों की दायमी बीमारी जो है हमें गुर्दों के एंड फंक्शन की तरफ लेके जाती है, यानी कि गुर्दों के फेलियर की तरफ लेके जाती है, जिसमें बाद में मरीज़ जो कि डायलिसिस पे भी जा सकते हैं, उनमें रीनल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी हम सोचते हैं। इसके अलावा दूसरी जो सबसे कॉमन वजह है वो पैदाइशी तौर पर या तो गुर्दे का बिल्कुल ही ना बनना है, एब्सेंट होना है, या फिर गुर्दे का बिल्कुल साइज़ में श्रिंकन और स्मॉल होना है। तो ये पैदाइशी तौर पर एक अमल हो सकता है, इसकी कोई अलावा इसकी कोई वजह हो नहीं सकती। इसके अलावा जो वजह कॉमन है उसमें रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस हम कहते हैं, यानी कि गुर्दों की वो शरेआन जो कि गुर्दों को दिल से लेकर खून सप्लाई करती है गुर्दों के फंक्शन के लिए, उसका तंग हो जाना है। ये तंगी पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है या इसके और भी बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, जिसमें कि बरनूई तौर पे गुर्दे की नाली के ऊपर दबाव है या गुर्दे की नाली बिल्कुल ही तंग हो चुकी है, या बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी गुर्दे की ये नाली जो उसका तंग होने का अमल हो सकता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से जब ये सप्लाई नहीं रहेगी रेगुलर गुर्दे के ऊपर, तो गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता से अपना फंक्शन खोता रहेगा और बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। इसके अलावा जो वजह बनती है वो क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की बनती है, यानी कि गुर्दे के अंदरूनी जो झिल्ली जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है उसका इन्फेक्शन है। बहुत ज़्यादा देर तक इन्फेक्शन रहने की वजह से वो जो पोर्शन, वो झिल्ली वाला पोर्शन जो है वो जब इन्फेक्ट रहेगा बहुत ज़्यादा देर तक, इन्फेक्शन की वजह से वो गुर्दा अपना फंक्शन खो देगा वहाँ पे, और वो गुर्दा भी अपने साइज़ में कम हो जाएगा और फंक्शन नहीं करेगा। इसके अलावा वो मरीज़ जो जिनके अंदर बार बार पथरी बनती है या बार बार पथरी की वजह से रुकावट हो जाती है, ज़्यादा देर रुकावट रहने की वजह से भी गुर्दा डैमेज हो जाएगा, तो और गुर्दा इसमें भी श्रिंक हो सकता है, यानी कि अपना फंक्शन इसमें खो देगा। और गुर्दे का कॉर्टेक्स यानी कि जो वो पोर्शन जो पेशाब बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, जहाँ पे नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, और गुर्दा उसमें भी बिल्कुल टोटली नॉन फंक्शनिंग हो सकता है। अब इस सारे अमल को डायग्नोज हम कैसे करेंगे? डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं, जिसमें दोनों गुर्दों के अंदर स्वेलिंग, उनके अंदर कोई ट्यूमर, कोई क्लॉट अगर फंसा हुआ है या उनके अंदर कोई स्टोन फंसा हुआ है, तो उसको हम जज कर सकते हैं, उसका साइज़ पता कर सकते हैं, गुर्दों की कंडीशन या उसकी मोटाई का हम जायज़ा ले सकते हैं और उसका साइज़ का पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें एडवांस स्टडीज़ चाहिए होंगे तो हम सीटी का सहारा लेते हैं। उसके अंदर हम एब्सेंट अगर किडनी नज़र आ रहा है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि वाकई एब्सेंट है या श्रंकन है, तो उसकी हैसियत के बारे में हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी शक्ल कैसी है। इसके अलावा और जो स्टडी है एडवांस, उसमें हम डीटीपी रीनल स्कैन यानी कि जो कि एक रेडियो न्यूक्लियर स्टडी है, उसमें हम एग्जैक्ट दोनों गुर्दों के फंक्शन के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं कि दायां गुर्दा और बायां गुर्दा दोनों अलग-अलग से कितने % काम कर रहे हैं, और उनका जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है काम करने का, जो इनकी शरह है वो कितनी है। अब ये मतलब जब हमें पता लग जाए कि उसको रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं, वो लोग जो क्रोनिकली डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, वो अगर इसको सख्ती से कंट्रोल में करेंगे तो वो इसके ऊपर काबू पा सकते हैं और इस जो सिकुड़ने का अमल है गुर्दे का, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। रेगुलर अपनी दवाई इस्तेमाल करके या रेगुलर शुगर के चेकअप के साथ और रेगुलर ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के साथ इस चीज़ के ऊपर काबू पाया जा सकता है। अब वो मरीज़ जिनमें गुर्दों की नाली तंग हो चुकी है, रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस हो चुका है, उनमें कुछ रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन के थ्रू गुर्दे की जो नाली है रीनल आर्टरी, उसको खोला जा सकता है, तो इस अमल पे भी काबू पाया जा सकता है। वो मरीज़ जिनमें क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस रहता है, उनके ऊपर यूरिन का कल्चर करवा के हम उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक जब तजवीज़ करते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए तो गुर्दे सिकुड़ने से बच सकते हैं। वो मरीज़ जिनके स्टोन रेगुलर बन रहे हैं, उनके अंदर हम अगर डेफिनेटिव सर्जरी करें, जिस तरह का पीसीएनएल है या एंडोस्कोपी अगर हमें कोई सर्जरी करनी पड़ रही है, हम वो करके भी
गुर्दे की पथरी के ऊपर जब मुकम्मल उससे निजात हासिल कर लेंगे तो उसमें भी गुर्दे के सिकुड़ने के अमल को हम रोक सकते हैं। तो ये सारे अवामिल अपना आके हम गुर्दे के सिकुड़ने का जो अमल है उसको बिल्कुल स्लो डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।